प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एमए फाइनल के 8वें पेपर 8A पेपर में जो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है, तो हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक भूगोल की परिभाषा, अर्थ और परिभाषा का अध्ययन हमने कर चुके हम लोग इससे पूर्व वाले वीडियो में। आज हम राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र पर चर्चा करें। मैं डॉक्टर HN कोहली, सहाचार्य भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आइए देखिए, जैसा कि हमने परिभाषाओं में पढ़ा था, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक निर्णयों एवं क्रियाओं से उद्भूत भौगोलिक परिणामों से संबंधित है तथा उन सभी भौगोलिक तत्वों को इसमें यथोचित स्थान दिया जाता है जो राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी राजनीतिक भूगोल राज्य की सीमाओं, क्षेत्रों एवं संसाधनों से संबंधित एवं राजनीतिक क्रियाओं का मानव और आर्थिक भूगोल पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र को निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए देखिए, राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं के आधार पर इसके राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में हमें संकेत मिल जाते हैं। इस राजनीतिक भूगोल राज्य और प्राकृतिक वातावरण में संबंध को व्यक्त करता है। यानी भी इससे पूर्व वाली क्लास में हमने राजनीतिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी। तो अधिकांश विद्वानों की परिभाषाओं में राजनीतिक भूगोल राज्य और उसके अंतर्गत जो प्राकृतिक वातावरण है उसके संबंध को व्यक्त करता है। तो ये संबंध मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रथम आंतरिक संबंध और दूसरा राज्य का बाहरी संबंध। आंतरिक संबंध से क्या तात्पर्य है? आंतरिक संबंध से तात्पर्य है कि आंतरिक प्रशासन, प्राकृतिक साधन और जनसंख्या से संबंध है इसका। और दूसरा जो राज्य के साथ दूसरे राज्य से संबंध है, वो उसके बाहरी अन्य जो उसके पड़ोसी राज्य हैं या दूसरे राज्य हैं, उनसे उसका क्या संबंध है। तो इस प्रकार से राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो है दो प्रकार के संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। संपूर्ण विश्व विविध भौगोलिक वातावरण से युक्त है, आप सब जानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में चाहे वो प्राकृतिक वातावरण से संबंधित हो, चाहे सांस्कृतिक वातावरण संबंधित हो, चाहे राजनीतिक वातावरण संबंधित हो, विश्व में विविधताएं भरी हुई है। यानी कोई भी प्रदेश एक जैसा मतलब से हमें नहीं मिलता। तो यही चीज राजनीतिक परिदृश्य में भी हमें देखने को मिलती है। विविधता है, कहीं पर है जो लोकतंत्र है, जो कहीं पर एकात्मक शासन है, कहीं पर संघात्मक शासन है, कहीं पर है जो लोकतंत्र नहीं है, साम्यवादी सरकारें हैं, कहीं पर इस तरह। तो ये सारे के सारे जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भी हमें अनेक प्रकार के जो विविधताएं मिलती है। तो प्रत्येक राज्य में 3 प्रमुख अर्थात क्षेत्र, मानव यानी क्षेत्र से मतलब भूमि, मानव से मतलब जनसंख्या एवं राजनीतिक व्यवस्था यानी सरकार होती है। और उसके साथ साथ प्रत्येक राज्य के पास एक संप्रभुता का भी मतलब हो, तभी वो राज्य कहलाता है। तो भूभाग, जनसंख्या और सरकार यानी राजनीतिक व्यवस्था होती है। किसी एक तत्व के अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है। तो इसलिए राज्य के जो तत्व है उनके पास होने चाहिए। ये राजनीतिक विज्ञान का विषय जिसमें हम राज्य के तत्वों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो किसी भी तत्व के अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं माना जाता। साथ ही विश्व में कोई भी दो राज्य किसी भी प्रकार के वातावरण में समानता नहीं रखते हैं। जैसे भी पूर्व में मैंने बताया कि चाहे प्राकृतिक वातावरण हो, चाहे सांस्कृतिक वातावरण हो, चाहे आर्थिक परिदृश्य हो या आर्थिक विकास हो,
उनमें एक समानता हम नहीं पा सकते, क्योंकि जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भिन्नता मिलती है, इसलिए एक समानता होना बहुत मुश्किल है। तो राज्य की शक्ति, संपन्नता अथवा निर्बलता वहाँ के भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करती है। कोई भी राज्य शक्तिशाली है या निर्बल है या विकसित है या अविकसित है, ये वहाँ पर पाए जाने वाले वहाँ के भौतिक वातावरण और भौतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में जो प्राकृतिक वातावरण है अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर है जो संसाधनों की बहुलता है, कहीं पर उसकी अल्पता मिलती है। तो उन्हीं तत्वों पर उस राज्य का विकास और राज्य का जो है अस्तित्व निर्भर करता है। तो उसके कारण से ही वो राज्य संपन्न है या निर्बल है, ये उस बात पर निर्भर करता है। अतः राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो जाता है। ये सब जो तथ्य है उससे ये इंगित होता है कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र है जो बहुत व्यापक है। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र को हम बिंदुवार समझें तो जैसे सबसे पहले राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य के भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक वातावरण इत्यादि का, साथ ही राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम राज्य का जो भौगोलिक विस्तार कितना है, उसकी कौन कौन सी स्थिति विस्तार है, वे सारी बातें, और वहाँ का भौगोलिक वातावरण का अध्ययन, साथ ही राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। फिर जैसे इसके साथ जैसे दूसरा हम बिंदु लें तो प्राकृतिक संसाधन जिनके द्वारा राज्य जनसंख्या को प्रश्रय देता है, यानी जो वहां पर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है और जिनके द्वारा वहां की जनसंख्या को भरण पोषण का या वहां की जनसंख्या को रहने का एक आधार मिलता है, तथा अन्य कार्यों को जो पूर्ण करता है। इसमें राज्य की स्थिति, राज्य का आकार, राज्य का विस्तार से लेकर खनिज, कृषि, परिवहन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से राज्य का विकास होता है तथा राज्य की रक्षा के साधन है। तो इन सब चीजों का राजनीतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। यानी कि राज्य की स्थिति, विस्तार, आकार से लेकर खनिज, कृषि, परिवहन आदि जो तथ्य हैं उन सब का अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। फिर तीसरा बिंदु हम ले तो राज्य की जनसंख्या का सामाजिक एवं प्रजातीय स्वरूप क्या है, जिसके द्वारा राज्य का आंतरिक प्रशासन प्रभावित होता है और राष्ट्रीय शक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। तो इसके अंतर्गत भाषा, धर्म, जाति आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री को में हम लोग राज्य की जनसंख्या और उसका सामाजिक और प्रजातीय क्या स्वरूप है इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत उस राज्य की भाषा क्या है, वहाँ का धर्म क्या है, जाति क्या है, और इन सब तथ्यों का भी अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। फिर आगे बात करें हम चौथे बिंदु पे, तो राज्य पूर्णतया स्वयं के आंतरिक साधनों पर निर्भर नहीं करता है, अपितु अन्य राज्यों से राजनीतिक समझौतों द्वारा इसकी आपूर्ति करता है। इनका प्राचीन स्वरूप उपनिवेश के रूप में था। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में उपनिवेश थे, ब्रिटिश के, स्पेन के, जर्मनी के, फ्रांस के, ये सब। तो प्राचीन स्वरूप उपनिवेश था जो अब समाप्त हो गया है। ये समझौते कभी आर्थिक कारणों से तथा कभी राजनीतिक कारणों से किए जाते थे। अतः राजनीतिक भूगोल में इन समझौतों का भौगोलिक स्वरूप स्पष्ट करता है या इनका अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे कोई भी राज्य है तो वो केवल आज के परिप्रेक्ष्य में केवल अपने आंतरिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं रहता, बल्कि अन्य राज्यों से भी उसके संबंध होते हैं, और व्यापारिक संबंध होते हैं, आर्थिक संबंध होते हैं। तो उन सब चीजों का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री है। प्राचीन काल में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों का व्यापारिक संबंध थे और आर्थिक संबंध थे। उस काल में उपनिवेशी काल था,
तो एक देश ने दूसरे देशों में जाके अपनी कॉलोनियां बसाई, वहां पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो इन सब चीजों का, हालांकि अब उपनिवेश काल समाप्त हो गया है और उपनिवेश नहीं है इसमें, लेकिन उनकी प्राचीन समय की जो है व्यवस्था थी उसका, और वर्तमान समय में किस राज्य का किसके साथ क्या संबंध है या समझौता है, उन सब चीजों का अध्ययन भी है जो राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। आगे बात करें हम नेक्स्ट बिंदु के अनुसार, तो राजनीतिक भूगोल वर्तमान विश्व की राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण स्पष्ट करता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत वर्तमान में विश्व में जो घटने वाली जो घटनाएं हैं, राजनीतिक घटनाएं, उनका के पीछे कौन सी भौगोलिक घटना है जो जिम्मेदार है, उन बातों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। चाहे वो पश्चिमी एशिया का संकट हो या अफगानिस्तान का अथवा भारतीय उपमहाद्वीप की घटनाएं हो, इन सभी को भौगोलिक वातावरण की पृष्ठभूमि में अध्ययन कर उनका समाधान का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ये अभी राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री है। किसी भी विश्व में कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है, राजनीतिक घटना, तो उनके पीछे क्या भौगोलिक कारण है, इन बातों का अध्ययन करना इस विषय की विशेष सामग्री में आता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत विश्व में घटने वाली, अलग अलग क्षेत्रों में घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन हम भौगोलिक कारणों के साथ, स्पष्टीकरण के साथ में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु के रूप में ले तो राजनीतिक निर्णयों में भौगोलिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका अध्ययन राजनीतिक भूगोल में विशिष्टता से किया जाता है। जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं उनके पीछे कोई न कोई भौगोलिक उपक्रम रहता है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन विशिष्टताओं का अध्ययन करते हैं जो किसी भी राजनीतिक निर्णय के पीछे जो भौगोलिक कारण होता है, भौगोलिक उपक्रम होता है। इसके साथ ही राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री में निर्वाचन भूगोल का भी महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी जिसमें निर्वाचन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ निर्वाचन परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण तथा व्यवहारात्मक पक्ष का विवेचन किया जाता है। ये भूगोल मतलब राजनीतिक भूगोल की एक नवीन वो है उपागम, जिसके अंतर्गत हम जिसको निर्वाचन भूगोल के नाम से जानते हैं। तो निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का ही एक पक्ष है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निर्वाचन, जो चुनाव, राजनीतिक चुनाव होते हैं, उनके पीछे कौन कौन से भौगोलिक कारण होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। साथ ही उनके वहाँ के जो निर्वाचन के जो परिणाम है उसका क्षेत्रीय विश्लेषण, अलग अलग क्षेत्र में, भारत का ही उदाहरण है तो हम अलग अलग प्रकार का इसमें फैक्टर हमें मिलेगा। जैसे पूर्वोत्तर भारत में है जो कौन से कारक है, तो पश्चिमी भारत में कौन से कारक है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो चुनाव परिणाम है, निर्वाचन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौगोलिक तथ्य हैं। साथ ही निर्वाचन परिणामों को क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका मानचित्रीकरण करके और व्यवहारात्मक पक्ष का जो विवेचन किया जाता है कि इसके पीछे कौन से फैक्टर, ये सब चीजें जो राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री मानी जाती है। अगले पॉइंट के रूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का की व्यवहारिक भूमिका का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री है, क्योंकि विश्व में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, जैसे यूएनओ है, यूनेस्को, और इस तरह के स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, और विश्व में तो उनकी क्या व्यवहारिक भूमिका है और किस किस क्षेत्र में उन्होंने कब कब कैसी इस तरह की भूमिका निभाई, तो उन सब चीजों का भी राजनीतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। विश्व के अशांत क्षेत्रों का कारण विश्लेषण और समस्याओं का समाधान भी राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री है। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्य की समस्त गतिविधियों, राज्यों के अंतर संबंधों, क्षेत्रीय सहयोग एवं विश्व संगठनों का अध्ययन करता है। वर्तमान राजनीतिक भूगोल सैद्धांतिक निरूपण न होकर व्यवहारिक पक्ष को भी अधिक महत्व देता है। जैसे जैसे राजनीतिक भूगोल का विकास हो रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल सैद्धांतिक पक्ष को ही नहीं लेते, बल्कि इसके व्यवहारिक
उसके व्यवहारिक कारणों को भी जानकर व्यवहारिक पक्ष पर भी विशेष जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से राज्य की समस्त राजनीतिक गतिविधियों का इसमें अध्ययन करते हैं। राज्यों का आपस में क्या अंतर संबंध है, किसी राज्य के विकास में वहाँ के कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं, कौन कौन से भौगोलिक जो तथ्य हैं जिसके कारण से राज्य वर्तमान जैसे स्थिर है, अस्थिर है, विकसित है, अविकसित है, संगठित है या असंगठित है, संघर्षरत है या वहाँ पर समस्याओं का समाधान है, सब तरह की बातों का अध्ययन हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। साथ ही एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या संबंध है, विश्व में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह के साथ मतलब जैसे उसके पड़ोसियों से संबंध है, इसके साथ ही क्षेत्रीय सहयोग एवं विश्व संगठनों का विभिन्न प्रकार के जो संगठन है विश्व में बने हुए, उन सब चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो वर्तमान में केवल सैद्धांतिक पक्ष ही न रहकर उसके राजनीतिक गतिविधियों की व्यवहारिक पक्षों का भी अधिक जो है महत्व इस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत दिया जाने लगा है। जैसे निर्वाचन की बात अभी हम कर रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले निर्वाचनों या निर्वाचन परिणामों के ऊपर कौन कौन से भौगोलिक कारक है या कौन कौन से जो वहाँ के क्षेत्र के प्रभाव हैं, उन सब बातों का अध्ययन जो राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। तो ये सब जो है तथ्य राजनीतिक भूगोल की विशेष सामग्री है और इनका राजनीतिक भूगोल में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र की आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको इससे लाभ मिलेगा। देखिए, वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने सुझाव या अपने जो भी मत है वो जरूर दें। साथ ही साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने जो भी आप की समस्या है और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं आप, या कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का आपको उत्तर मिले, आपकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर पाएँ, यही हमारी कोशिश है। कोरोना काल में इन्हीं कंटेंट्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इस विषय की अध्ययन सामग्री पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।